हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 में बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में अभी तक हमने जितनी भी क्लास ली, सारी क्लासों में हमने अच्छे अच्छे डेरिवेशंस पढ़े। आज डेरिवेशन से हटकर एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसे हम लोग कहेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग प्रत्यावर्ती और दिश धारा दोनों ही प्रकार में करते हैं। यानी दिश धारा क्या होती है, डायरेक्ट करंट होती है, और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अल्टरनेट करंट। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है उसे हम लोग जनरेटर बोलते हैं, जो आप 10th में थोड़ा बहुत पढ़ कर आए थे कि जो जनरेटर होता था उससे हम क्या करते थे, यांत्रिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते थे। और ये तब जनरेटर भी हमारे पास दो प्रकार के होते थे। पहला जो होता था उसे हम लोग बोलते थे डीसी धारा जनित्र, और दूसरा जो होता था उसे हम बोलते थे प्रत्यावर्ती यानी एसी धारा जनित्र। ठीक है, तो आज बात ये करनी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा टॉपिक है, 10th पर बेस्ड है, तो आसानी से आप इसे कर लेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, इसकी बात कर लें। तो सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन प्रेरण, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने प्रेरण वाले में, अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को, ये ठीक है, उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में, या निम्न उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में, या उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये बताने में थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो आप सीधे से बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ठीक, अब बात ये है कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। पहला जो होता है उसका नाम होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप, और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। ठीक है, तो अब परिभाषा भी इनकी इसी प्रकार की। ऊंचाई मतलब ऊंचा करने वाला, ऊंचाई मतलब ऊंचा करने वाला। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, निम्न वोल्टेज की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को, निम्न वोल्टेज की उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। इसी प्रकार से अपचाई ट्रांसफार्मर की जब बात होगी तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये करता है कि उच्च वोल्टेज की निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो इन ट्रांसफार्मरों का उपयोग हम दो प्रकार से करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, इसकी रचना की। ठीक है, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में आते हैं, इसकी रचना में आते हैं। इसकी रचना कैसे होती है, तो भाई पहले ही समझ जाओ ये अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित है, तो इसमें दो कॉइल्स यानी दो कुंडलियों का उपयोग करना है। तो इसमें क्या करते हैं, तांबे के तारों की एक कुंडली जो होती है उसमें मोटे तार के कम फेरे होते हैं, और उसी के ऊपर एक और कुंडली हम लोग लगाते हैं, सटा कर रखते हैं, जिसमें पतले तार के महीन तार के ज़्यादा फेरे लपेटे होते हैं। इन दोनों कुंडलियों को एक साथ सटा कर रखा जाता है
और फिर इन दोनों कुंडलियों को सुरक्षित करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर लोहे की कुछ प्लेटों से इसको कस देते हैं, जिससे ये जो तार हैं वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। और करने के बाद इनमें से भी किसी एक कुंडली को हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं और दूसरी कुंडली को हम क्या करते हैं, अपने उस स्रोत से जोड़ देते हैं जहाँ पर आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है, यानी निर्गत धारा चाहिए। तो इसके जो भाग हैं वो दो भाग में बंटते हैं। पहला जिसे हम इसमें हम जो इनपुट दे रहे हैं यानी निवेश कर रहे हैं, और दूसरा जो इससे आउटपुट निकल रहा है यानी निर्गत हो रहा है। तो इस प्रकार से जब ये हमने बताया कि दो कुंडलियाँ हैं, तो दोनों कुंडलियों को जोड़ने के तरीके से हमने इनके प्रकार बनाए, यानी जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है हमने बताया है, उसमें क्या करना होगा, उसमें करना ये होगा, ऊंचाई क्या करता है, बढ़ाता है। ऊंचाई क्या करता है, बढ़ाता है। यानी इसमें जो मोटे तार के जो फेरे होते हैं, कम फेरे, वो मान लिया ये, और पतले तार के जो ज़्यादा फेरे हैं वो ये। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो मोटे तार के पतले फेरे होते हैं, कम फेरे होते हैं, उसको जोड़ देते हैं प्राथमिक कुंडली से। प्राथमिक कुंडली, तो ये आपका इनपुट हो गया जो आप दे रहे हैं। तो ये किसका काम करेगा, आउटपुट का, यानी इसको बोलेंगे द्वितीय कुंडली। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसमें मोटे तार के जो कम फेरे लपेटे होते हैं ये प्राथमिक कुंडली में होते हैं, और महीन यानी पतले तार के जो बहुत ज़्यादा फेरे लपेटे होते हैं ये द्वितीय कुंडली में होते हैं। और इन दोनों कुंडलियों को पास पास रखकर जब प्राथमिक कुंडली से हम धारा प्रवाह करते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण की घटना के द्वारा ये द्वितीय कुंडली से प्रवाह होती है। तब ये क्या बन गया आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसका अपोजिट कर दें, बिल्कुल उल्टा कर दें, यानी इस वाले में हम महीन तार के यानी पतले तार के बहुत सारे फेरे लपेट दें, और इसी के सामने हम मोटे तार के कम फेरों वाली एक कुंडली रखें, और रखकर जब इस कुंडली को हमने इनपुट दिया तो ये हमारी थी प्राथमिक कुंडली, और ये हमारी है जो है वो है द्वितीय कुंडली। तो ये काम करेगी आउटपुट का, किसका काम करेगी, आउटपुट का। और ये जो घटना हो गई, ये जो दो लाइनें होती हैं प्रदर्शित करती हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना का, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब बात क्या करते हैं, इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्किंग करते हैं, वर्किंग करने में आप कोई भी दो में से एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। मान लेते हैं आपने ऊंचाई ट्रांसफार्मर ले लिया, इसकी प्राथमिक कुंडली को जब आप क्या करते हैं, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, तो इस कुंडली में बहने वाली धारा के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, दूसरी कुंडली में ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको कहाँ मिलता है, आउटपुट के रूप में मिल जाता है। बात समझ में आ गई। अब इसमें फेरे ज़्यादा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज़्यादा मिलेगा, इसमें फेरे कम है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कम मिलेगा, चूँकि इसमें फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो भी कम होगा, ठीक है। फ्लक्स में परिवर्तन जो है वो तो दोनों कुंडलियों में बराबर होगा, लेकिन होता क्या है कि जो यहाँ पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो डिपेंड करता है इनके नंबर्स पर, इनकी संख्याओं पर, फेरों की संख्या पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्किंग। तो वर्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत छोटा सा काम करते हैं और समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो भी ट्रांसफार्मर है उसकी प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो NP, क्या है, NP, और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो NS है। NP का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और NS का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो दोनों कुंडलियों में हमने मान लिया है कि प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो NP है, और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो NS है। और ये भी मान लेते हैं कि यदि दोनों कुंडलियों में बिल्कुल समान फ्लक्स में परिवर्तन होता है,
डी फाई बाई डेल्टा टी ऊपर भी है और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी नीचे भी है। तो इन दोनों ही कुंडलियों में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी, प्राथमिक कुंडली में एनपी फेरों के कारण, एनपी फेरों के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल। प्राथमिक कुंडली में जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो ईपी होगा, और ईपी इज इक्वल टू बनेगा माइनस का एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली में एनएस फेरों के कारण विद्युत वाहक बल जो बनेगा वो बनेगा ई एस इक्वल माइनस का एन एस इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक, अब हमने बताया है कि दोनों ही कुंडलियों में जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है वो बराबर है। तब इसको मान लिया आपने समीकरण 1 और इसको मान लिया आपने समीकरण 2। इन दोनों ही समीकरणों का आप रेशियो निकाल सकते हैं, अर्थात लिखेंगे समीकरण 1 बटे क्या करने पर 2 पर। तो यहाँ पर आ गया ई पी अपॉन ई एस इक्वल माइनस का एन पी इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी अपॉन एन एस इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया ई पी अपॉन ई एस इक्वल क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये आ गया एन पी अपॉन एन एस। ठीक, यानी दोनों कुंडलियों में जो भी फेरों की संख्याओं का अनुपात होगा वही दोनों कुंडलियों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये वोल्टेज के ही बराबर होता है, यानी कुंडली के सिरों के मध्य जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो उसके बराबर होगा। यानी लिख सकते हैं यदि ई बी इक्वल वी पी एंड ई एस इक्वल वी एस, तब वी पी अपॉन वी एस इक्वल क्या आ जाएगा, एन पी अपॉन एन एस। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई कि यहाँ पर जो एन पी अपॉन एन एस है वो वी पी अपॉन वी एस के भी बराबर है, यानी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के सिरों के मध्य के जो वोल्टेज हैं वो भी उन दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर है। ठीक, कॉपी कीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं इसी को। ठीक है, अब देखिए अभी हमने जो प्रूफ किया वो बताते हैं। हमने प्रूफ किया ई पी अपॉन ई एस इक्वल एन पी अपॉन एन एस। ठीक है, और यही मान जो होगा वो वी पी अपॉन वी एस के भी बराबर होगा और इसे बोलेंगे आर। आर जो है उसको हमने यहाँ पर शाब्दिक रूप में बोल दिया है परिणमन अनुपात। आर क्या है, परिणमन अनुपात है। बिल्कुल सिंपल से तरीकों से आप बता सकते हैं प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपातिक मान को ही हम कहते हैं परिणमन अनुपात। क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत धारा और फेरों की संख्या में रिलेशन। तो यहीं पर बात करेंगे धारा के लिए। तो जरा ध्यान से देखो, धारा के लिए बात करेंगे तो प्राथमिक कुंडली में शक्ति, प्राथमिक कुंडली में शक्ति यानी पावर जो होगी उसे लिखेंगे पावर इन प्राइमरी कॉइल यानी पीपी इक्वल वीपी इनटू में क्या आएगा आईपी। अब क्या लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली में शक्ति
द्वितीय कुंडली में जो शक्ति होगी पावर इन सेकेंडरी कॉइल यानी PS हो गया, ये क्या आ गया VS इंटू में IS। ठीक है, याद रहे कि अगर परिणमन अनुपात बराबर है तो ये दोनों ही भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिख लेंगे, यदि PP बराबर PS हो इस कंडीशन, तो इसका मतलब हो जाएगा VP इंटू IP बराबर VS इंटू में IS, यानी VP अपॉन VS इक्वल IS अपॉन में क्या आ गया IP। ठीक है, तब बहुत ध्यान से देखो, तब हम यहाँ पर अभी जान चुके हैं वी नो दैट कि EP अपॉन ES जो है वही VP अपॉन VS है और वही NP अपॉन NS है, परंतु IS अपॉन IP नहीं है। यानी EP अपॉन ES, VP अपॉन VS और NP अपॉन NS तो ठीक है, लेकिन ये मान अगर धारा में निकालेंगे तो IS अपॉन IP है। तो अब अगर लिख सकते हैं तो ये भी क्या है, परिणमन अनुपात है। ये भी क्या है, परिणमन अनुपात है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब बात करते हैं कि जो ये ट्रांसफार्मर दिया गया है इसकी दक्षता क्या होगी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगी। ठीक है, तो देखो भाई, किसी की भी दक्षता हो निर्गत बटे निवेशी होता है। निर्गत बटे निवेशी यानी किसी ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपातिक मान को उसकी दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो दक्षता है उसको प्रदर्शित करेंगे ईटा से। ईटा बराबर क्या होगा, निर्गत शक्ति आउटपुट पावर बटे निवेशी शक्ति इनपुट पावर, और इनपुट क्या आ गया 100। तो ईटा इक्वल निर्गत पावर यानी निकलने वाली पावर क्या है, PS है, और निवेशी क्या है, TP है, और इनपुट क्या आ गया 100। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं VS इंटू IS अपॉन में VP इंटू में IP, और इंटू में क्या आ गया 100। तो ये आ जाएगी उसी ट्रांसफार्मर की दक्षता जो आपको दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक, चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें बाकी हैं तो वो आपको एज यूजुअल PDF में मिलेंगी। अच्छी तरह से इसको भी तैयार कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक।